हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक लेते हैं एसिड। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या लिया हमने? एसिड। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही बनेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, या फिर अम्ल की पहचान कैसे करते हैं। अम्ल के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है जिनके बेसिस पर हम ये पहचान कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा। तो बच्चों, अम्लों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती है, कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ विशेषता पाई जाती है, कुछ गुण पाए जाते हैं जिनके बेसिस पर हम ये पहचान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा। तो चलिए उन क्वालिटीज़ को देख लेते हैं भी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है एसिड्स के अंदर कि इनका स्वाद होता है खट्टा। इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो बच्चों, इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा। दूसरी क्वालिटीज़ जो होती हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं इनमें एक बात कॉमन होती है कि जब इन्हें जल में घोला जाता है, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तीसरी क्वालिटी जो एसिड्स के अंदर मौजूद होती है वो ये होती है बच्चों, जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चौथी क्वालिटी जो एसिड्स के अंदर उपस्थित होती है वो ये है कि सभी संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारक। एसिड्स जो होते हैं ये संक्षारक होते हैं। ये लकड़ी, कागज़ आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, आदि को हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों, क्या क्वालिटी बताई हमने? सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरी क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी होती है कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, ये H+ आयन देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और तीसरी क्वालिटी ये होती है एसिड्स के अंदर कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और चौथी क्वालिटी ये होती है कि संक्षारक होते हैं, लकड़ी, कागज़ आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, आदि को हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए बच्चों, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। प्रबल अम्ल उन्हें कहते हैं जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में आयनित होते हैं, और जो जलीय विलयन में कम मात्रा में आयनित होते हैं उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं। वे अम्ल जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं। वे अम्ल जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक मात्रा में आयनित होने का मतलब ये है कि वे अधिक मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो कम मात्रा में आयनित होते हैं या कम मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। वे अम्ल जो कम मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो अधिक मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं या फिर पैदा करते हैं या देते हैं, वे अम्ल जो अधिक मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल।
ठीक है। प्रबल अम्ल ये 3 ही होते हैं। सबसे पहला प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा प्रबल अम्ल होता है HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और तीसरा होता है H2SO4, इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम नमक का अम्ल भी कहते हैं, और HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तेजाब भी इसी को कहा जाता है, और रसायनों का राजा भी इसे कहते हैं, और गंधक का अम्ल भी इसे कहते हैं। दुर्बल अम्ल, सबसे पहला दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH, इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, या फिर इसका यूपीसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और सेकेंड इज H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। एंड नेक्स्ट इज HCN, इसे कहते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये तीनों की तीनों दुर्बल अम्ल हैं, और ये तीनों की तीनों प्रबल अम्ल हैं। ठीक है। अम्ल की पहचान करने के लिए जितने भी एसिड्स होते हैं, इन ऑल एसिड्स H+ कॉमन होता है। इनमें क्या होता है? H+ आयन कॉमन होता है। देखिए जितने भी हमने अम्ल लिखवाए हैं आपको उसमें H जरूर दिखेगा। इसमें HCl में भी H+ होता है, HNO3 में भी H+ होता है, H2SO4 में भी यहाँ पे भी H+ है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ इसलिए 2H+ होगा। और इसमें भी देख लीजिए CH3COOH, इसमें भी H+ आयन है, और H2CO3 इसमें भी H+ आयन है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि उनमें H+ आयन उपस्थित होता है। और अगर आपसे कोई पूछने लगे कि किन्हीं 2 प्रबल अम्लों के नाम बताइए, तो इनमें से बता सकते हो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, या फिर तेजाब या गंधक का अम्ल। किन्हीं 2 दुर्बल अम्लों के नाम बताइए। तो CH3COOH, इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, या फिर एथेनोइक अम्ल, इसका यूपीएसी नाम होता है। सेकेंड इज H2CO3, इसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, और HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ये तीनों के तीनों दुर्बल अम्ल है। या ऐसे याद कर लीजिए, प्रबल अम्ल 3 होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, इन्हें छोड़कर सारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। वे अम्ल जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो कम मात्रा में आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अम्लों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एसिड्स, अम्लों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको सीखने की कोशिश कर लेते हैं। जो भोज्य सामग्री होती है, फिर खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम ये देखेंगे कि उनमें कौन कौन सा एसिड्स पाया जाता है। चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नींबू, संतरा, मौसमी। नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है बच्चों सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इनमें। आपसे पूछा जाएगा कि जो नींबू होता है, देखो नींबू का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसमें खट्टा होने से क्या पता चल रहा है कि इसमें कोई सा ना कोई सा एसिड उपस्थित होगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल उपस्थित होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। और क्या क्या है इसमें? नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। यह आपको नोट कर लेना है। सेकंड इज इमली, अंगूर। इमली या फिर अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसमें एक और फ्रूट्स ले लेंगे यहाँ पे, कच्चा आम। इमली, अंगूर या फिर कच्चा आम, इनमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो बच्चों इनमें होता है टार्टरिक अम्ल।
इनमें टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये भी आपको याद करना है। थर्ड फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, जो दही होती है या फिर खट्टा दूध खट्टा किसके कारण होता है, फिर दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इनमें होता है बच्चों लैक्टिक अम्ल उपस्थित। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल उपस्थित। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। या दूध खट्टा किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खट्टा होता है। इसको भी आपको नोट करना है। फोर्थ इज, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ किया जाता है, तो उसमें 2 एसिड्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए उन एसिड्स को भी देख लेते हैं। जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो लोहे को नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 के द्वारा, लोहे की वस्तुओं पर जब हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को किन अम्लों के द्वारा साफ किया जाता है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल एंड H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इन 2 अम्लों के द्वारा लोहे को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए, कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए, जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O। इस फॉर्मूले को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। C कितना है? 2 है, C2O कितना है? 4, O4 इंटू H2, C2O4H2 इंटू 2H2। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है C2O4H2 इंटू 2H2 या COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में उपस्थित होता है, तो यह होता है बच्चों टमाटर में। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, HNO3 का प्रयोग, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का प्रयोग चांदी या फिर सोना, ये 2 धातुएं ऐसी होती है जिनके शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? HNO3 का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो चांदी या फिर सोने के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। देखिए बच्चों, भोजन के पाचन में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है HCl। और जो मनुष्य का आमाशय होता है, आमाशय के अंदर या फिर पेट के अंदर कौन सा एसिड उपस्थित होता है, तो वह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आमाशय के अंदर इसका काम होता है भोजन को पचाने का। ठीक है, यह सबसे पहले भोजन को अम्लीय बनाता है। और भोजन को पचाने में भी किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कॉम्बिनेशन से एक खतरनाक विलयन बनता है, एक खतरनाक सॉल्यूशन बनता है जो सोना और चांदी, सोना या फिर प्लेटिनम धातुओं गलाने के लिए भी सक्षम होता है। देखो बच्चों, सोना या फिर प्लेटिनम ऐसी धातुएं होती है जो किसी भी अम्ल में नहीं घुलती, लेकिन नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार होता है जिसे हम नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार होता है जिसे हम अम्लराज कहते हैं या फिर अम्लों का राजा। अम्लराज के अंदर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना रेशियो होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कॉम्बिनेशन से खतरनाक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम कहते हैं अम्लराज या फिर अम्लों का राजा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं अम्लराज को एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं बच्चों? एक्वा रेजिया। और ये बनता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कॉम्बिनेशन से। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अम्लराज। और नाइट्रिक अम्ल का इसमें एक भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो अम्लराज के अंदर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 में, 1:3 में मिलाया जाता है। तो अम्लराज किन किन अम्लों को मिलाकर बनता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। किस अनुपात में? 1:3 में। और जो अम्लराज होता है बच्चों, ये सोना, अम्लराज जो होता है ये सोना या फिर प्लेटिनम धातुओं को गलाने के लिए भी सक्षम होता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिरका या फिर आचार। सिरका या आचार में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें होता है बच्चों एसिटिक अम्ल उपस्थित, एसिटिक अम्ल। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और यह एक दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ये हमने पहले भी आपको बता दिया। और इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। ये IUPAC नाम कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सिरका या फिर अचार के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। कितने %? 10%। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए, जो लाल चींटी होती है या फिर खटमल या फिर ततैया या फिर बिच्छू, इनके डंक में या फिर विष में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इनके डंक में होता है बच्चों फार्मिक अम्ल उपस्थित। फार्मिक अम्ल उपस्थित। इनके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। और इसका IUPAC नाम होता है मैथेनोइक अम्ल। क्या होता है बच्चों? मैथेनोइक अम्ल। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो क्या बताया हमने? लाल चींटी, खटमल, ततैया या फिर बिच्छू, इनके विष में या फिर डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH और इसका IUPAC नाम होता है मैथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही मैथेनोइक अम्ल कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। और यह कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी के विष में, खटमल के विष में, ततैया के विष में या फिर बिच्छू के विष में। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे भी आपको नोट करना है बहुत अच्छे तरीके से। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम क्षार। और बच्चों, क्षार की पहचान करने के लिए या जो भी सब्सटेंस बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए उन सब्सटेंस में कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जिन क्वालिटीज़ के बेसिस पर हम ये पहचान करते हैं कि ये सब्सटेंस क्षार होगा। तो चलिए उन क्वालिटीज़ को देख लेते हैं।
तो टॉपिक क्या लिया हमने? क्षार। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बेस। क्या कहते हैं? बेस। तो क्षार या फिर बेस के अंदर सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? सबसे पहला गुण जो क्षारों के अंदर मौजूद होता है वो ये होता है कि इनका स्वाद, इनका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा या फिर तीखा। तो बच्चों इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। जो बेस होते हैं इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा या फिर तीखा होता है। सेकंड क्वालिटी ये होती है क्षारों के अंदर कि जब इन्हें जल के अंदर घोला जाता है, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों जितने भी बेस होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वे OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, वे हाइड्रोक्साइड आयन को देते हैं। जब क्षारों को जल में घोला जाता है तो वे OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। थर्ड क्वालिटी जो बेस के अंदर मौजूद होती है वो ये होती है कि ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और फोर्थ क्वालिटी ये होती है कि ये भी संचारक होते हैं। ये भी संचारक होते हैं। ये स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये त्वचा को, जिसे हम खाल कहते हैं, त्वचा को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाने का कार्य ही करते हैं। तो क्षार की पहचान कैसे करेंगे कि जिन सब्सटेंस का स्वाद जो है कड़वा या फिर तीखा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बेस कहते हैं। या जब इन्हें जल में घोला जाता है, क्षारों को जब जल में घोला जाता है या वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो क्षार होते हैं बच्चों, जो बेस होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और ये संचारक होते हैं। ये स्किन को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जितने भी क्षार है ये बच्चों साबुन बनाने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? साबुन बनाने के काम आते हैं। साबुन बनाने के काम, साबुन बनाने के काम कौन आते हैं? क्षार। या क्षारों का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। और यहाँ से मैं बता दूं कि साबुन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साबुन का अणुसूत्र होता है बच्चों C17H35 COONA, C17H35 COONA। और ये होता है साबुन का अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोप, दैट इज कॉल्ड C17H35 COONA। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम एस्टिएरेट। साबुन का जो रासायनिक नाम होता है वो ये होता है सोडियम एस्टिएरेट। सोडियम एस्टिएरेट, सोडियम एसीटेट नहीं, सोडियम एस्टिएरेट ये साबुन का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। और फॉर्मूला ये होता है C17H35 COONA। और साबुन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? क्षारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इन क्वालिटीज़ के बेस पर हम पहचान करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस बेस होगा। अब हम देखते हैं, यही सीखने की कोशिश करेंगे कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अम्लों की तरह क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। चलिए इनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अम्लों की तरह बच्चों क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो वे क्षार जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। और प्रबल क्षार होते हैं NaOH, जिसे हम कास्टिक क्षार भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम कहते हैं कास्टिक क्षार या फिर दाग सोडा। सेकेंड इज KOH,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम होगा इसका, क्या नाम होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वे क्षार जो अधिक मात्रा में आयनित होते हैं या फिर मैक्सिमम मात्रा में OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें कहते हैं बच्चों प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार किन्हें कहेंगे? वे क्षार जो अधिक मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट में OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम कहेंगे प्रबल क्षार। अब देखते हैं दुर्बल क्षार को। दुर्बल तो वैसे ही कमज़ोर होता है, तो वे क्षार जो कम मात्रा में आयनित होते हैं, वे क्षार जो कम मात्रा में OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। और जैसे इसको मैं साफ कर देता हूँ, जैसे MgOH का ट्वाइस, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों पेट की अम्लता को दूर करने में। सेकेंड इज NH4OH, इसे कहते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 से बनता है अमोनियम, और OH से बनता है हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड इज CaOH का ट्वाइस, इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बच्चों बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। इसे हम कली चूना भी कहते हैं। कली चूना या फिर चूने का पानी, कली चूना या फिर चूने का पानी, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का ट्वाइस, ये चार सारी की सारी बातें एक ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। इसे हम कली चूना भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।